गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का बायो पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वाइड वेव फॉलिल पढ़ रहे थे। वाइड वेव फॉलिल में मोड ऑफ स्प्रेड देख रहे थे। मोड ऑफ स्प्रेड में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, स्केलर, वेक्टर एंड कैरियर। तो देखिए हम लोग कैरियर और वेक्टर। कैरियर क्या होता है? ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जर्म्स को कैरी करता है फ्रॉम देयर सोर्सेस टू अदर प्लेसेस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कैरियर करते हैं। काफी कॉमन एग्जांपल होता है फ्लाई, और ये फ्लाई जर्म्स को अपने विंग्स के माध्यम से, अपने लेग्स के माध्यम से, सोर्स से कैरी करके और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाती रहती है। तो इसलिए इसको कैरियर कहते हैं। जो वेक्टर होता है, यह वेक्टर एक खास प्रकार का जर्म ऑर्गेनिज्म होता है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है जो स्पेसिफिक जर्म्स को ही कैरी करता है। ये सारे जर्म्स को कैरी नहीं करता है, केवल खास प्रकार के जर्म्स को कैरी करता है। जैसे अगर बात करें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की, तो यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो केवल प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट को कैरी करता है। अब देखिए, जो मलेरिया डिजीज होता है, यह डिजीज एक प्रकार के प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम में बड़ा होता है। इसके कई वैरायटीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइलेक्स, प्लाज्मोडियम सेंटाटा। तो ये जो स्पेसीज होते हैं, इसके दो होस्ट होते हैं। एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये अपना लाइफ साइकिल इस दो होस्ट में पूरा करता है। कुछ अपना समय ह्यूमन में और कुछ समय मॉस्किटो में बिताता है। जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को काटती है तो अपने सैलिवा के साथ इस जर्म्स को ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफर कर देती है, और इस प्रकार से वह ह्यूमन अफेक्टेड हो जाता है मलेरिया से। तो यहां पे हम लोग देखें कि यह जो जर्म्स होता है वह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। अगर यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी डिजीज पर्सन को काटती है, उस डिजीज पर्सन से जर्म्स को अपने बॉडी के भीतर में ले लेती है। वहां पे उसका कुछ लाइफ साइकिल चलता है। इसके बाद फिर वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, तो यह जर्म्स फिर उस हेल्दी पर्सन तक चला जाता है। तो इस प्रकार से यह जर्म्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफर होता है, और यह मॉस्किटो सिर्फ एक खास प्रकार के जर्म्स को कैरी करता है, इसलिए इसको वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ एंट्रेंस, और दूसरा है अफेक्टेड ऑर्गन्स। तो जनरली हम लोग का बॉडी स्किन से कवर्ड होता है, स्किन से कवर्ड होता है, इसलिए जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर नहीं करते हैं। लेकिन वहां पे कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं, और इस ओपनिंग के माध्यम से जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर कर जाते हैं। लेकिन इस ओपनिंग में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म लगे हुए होते हैं जो जर्म्स को भीतर एंटर करने से रोकते हैं। अगर हम बात करें नोज की, तो यह जर्म्स को बॉडी के भीतर में एंटर करने से रोकता है। वहां पे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, जो कि जर्म्स को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर माउथ की बात करें तो माउथ में टॉन्सिल होता है जो जर्म्स को आगे की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है।
अगर इसके बाद भी जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर कर जाते हैं तो फिर वो कुछ खास ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं और उस ऑर्गन अफेक्टेड हो जाता है तो एक खास सिम्टम्स देता है और उस सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर यह डिजीज क्या है और इसमें इस जर्म्स को किस प्रकार से रोका जाए। तो ये तो पॉइंट ऑफ एंट्रेंस की बात हो गई। अगर स्किन कट गया तो उस माध्यम से भी जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर करते हैं और वहां पे जब जर्म्स ग्रो करते हैं तो वह वुंड का रूप ले लेता है, घाव फॉर्म कर लेता है और उस माध्यम से जर्म्स बॉडी के भीतर में टिश्यू में ब्लड में एंटर कर जाते हैं और उसके माध्यम से वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं जहां से उसको अफेक्ट करते हैं। अब देखिए अफेक्टेड ऑर्गन, इस पॉइंट ऑफ एंट्रेंस के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जर्म्स बॉडी को अफेक्ट करता है। जैसे अगर नोज के माध्यम से जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर करता है तो मुख्य तौर पे यह ट्रैकिया, लंग्स इसको अफेक्ट करता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है और इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स देता है जिसके माध्यम से डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है और क्यों अफेक्टेड है। अगर यही माउथ के माध्यम से एंटर करें तो हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आप जाने स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है जिसके फलस्वरूप इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, वोमिटिंग, ठीक है, लूज मोशन, डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। वो सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे। तो ये है कि जर्म्स किस प्रकार से बॉडी के भीतर में एंटर करते हैं और वो क्या क्या ऑर्गन्स अफेक्ट होता है। अब देखें सिम्टम्स। जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो कुछ सिम्टम्स देना शुरू करते हैं। जैसे अगर आपका स्टमक अफेक्ट हो तो आपको जो कॉमन सिम्टम्स दिखेंगे वह स्टमक में पेन शुरू हो जाएगा, इंडाइजेशन, अपच हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, वोमिटिंग, इस प्रकार के सिम्टम्स देना शुरू करता है जिसके माध्यम से डॉक्टर समझ जाते हैं कि आपका स्टमक अफेक्टेड हो गया। उसी प्रकार से अगर आपका लंग्स अफेक्ट हो गया या ट्रैकिया अफेक्ट हो गया तो यहां पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है, म्यूकस रिलीज होने लगता है, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, नॉर्थ ब्लॉक, नोज ब्लॉक, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। वो जलन महसूस होने लगता है, गर्म आवाज में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस प्रकार से वेरियस सिम्टम्स दिखते हैं। अगर वही आपका ब्रेन अफेक्टेड हो जाए, जर्म्स ब्रेन तक पहुंच जाए तो वहां पे आपको डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। जबकि कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे फीवर, पेन या कॉमन चीजें हर डिजीज में आपको हो जाता है, तो इसके आधार पे आप किसी पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इस प्रकार की बातें होती हैं। जैसे ही जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर करते हैं, बॉडी उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उनके आपस में इंटरेक्शन के फलस्वरूप कुछ हीट प्रोड्यूस होता है और वही हीट अगर उस लोकल स्थान पे हो, उस खास जगह पे हो, तो उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं और वो अगर पूरे बॉडी में फैल जाता है तो उसको फीवर कहते हैं। जितनी ही अधिक मात्रा में हीट जनरेट होता है उतना ही अधिक फीवर बढ़ता चला जाता है।
तो उसके लिए ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाए, किस प्रकार से जर्म्स को किल किया जाए। एक और मेथड होता है कि कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट करें। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, अगर जर्म्स बॉडी के भीतर में एंटर कर गया तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।